चालू कारोबारी साल में अब तक इनकम टैक्स से जुटाई गई रकम पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुने तक पहुंच गई है और एडवांस टैक्स का आंकड़ा तो 146% को भी पार कर चुका है। ऐसा लगता है कि लोग अब बढ़ चढ़कर इनकम टैक्स चुकाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इस इनकम टैक्स चुकाने की कोशिश में आपके ऊपर इनकम टैक्स बोझ ना बन जाए, यही हमारी कोशिश है हमारे शो की। नमस्कार, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में आपको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर आप टैक्स बचा सकते हैं, इसके लिए हर बार हमारे पास टैक्स एक्सपर्ट होते हैं जो आपको सुझाव देते हैं। और इस बार के टैक्स एक्सपर्ट हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और बताऊं कि हर शो में मुकेश पटेल साहब अपनी तरफ से एक रिसर्च करके आते हैं जो आपके लिए बेहद काम का होता है, वो आपको बताऊंगा। इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि इस शो में बहुत कुछ बताने वाला हूं। मिसाल के तौर पर, अब देरी से नहीं आएगा स्क्रूटनी का नोटिस। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक भेजना होगा नोटिस। अगर आप पीपीएफ में निवेश से टैक्स और ब्याज में छूट का फायदा जिंदगी भर उठाना चाहते हैं तो क्या है इसका नियम? अगर आपने सामान खरीदने पर चुका दिया है जीएसटी, लेकिन सामने वाले ने नहीं की है पेमेंट, तो फिर कैसे आपको मिल सकती है राहत? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुकेश पटेल साहब, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है आपको स्क्रूटनी के नोटिस को लेकर के। इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के बीच में कौतूहल होता है। कई बार काफी देरी से इनकम टैक्स स्क्रूटनी के नोटिस आते हैं, लेकिन अब नई जो बात हो क्या है इसमें? अब ये माना जा रहा है कि स्क्रूटनी के नोटिस जो है आने में बहुत देर नहीं होगी। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक हर हाल में भेजना होगा। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जो नया नियम है ये 2021 के बजट में ये आया है और फाइनेंस एक्ट पास होते हुए सेक्शन 143(2) में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके तहत प्रावधान ये किया गया है। अगले साल तक क्या होता था कि आपको ये नोटिस असेसमेंट ईयर पूरे होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको मिल सकता था। तो 6 महीने तक आपको ये सस्पेंस रहता था कि मेरे केस में स्क्रूटिनी होगी या नहीं होगी। अब ये 6 महीने का नियम जो माना आप आमतौर से सितंबर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, इस साल से अब 30 जून, और ये हमने खास इसलिए आज के शो में लिया है क्योंकि 30 जून आ रही है। अब समझिए कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष उसका जिसका असेसमेंट ईयर है 2021, उसका रिटर्न आपने भरा, तो वो जो असेसमेंट ईयर 2021 एंड हुआ उसके 3 महीने के अंदर माना 30 जून 2021 तक आपको उसकी नोटिस मिल जानी चाहिए। माना अगले कुछ दिनों में अगर 30 जून तक आपको स्क्रूटिनी की नोटिस नहीं मिलती है तो आप इत्मीनान से सुकून से सो सकते हैं, चैन की नींद। पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने असेसमेंट ईयर का जिक्र किया, तो क्या यह सिर्फ इसी असेसमेंट ईयर के लिए है या फिर आने वाले सभी असेसमेंट ईयर के लिए कानून लागू होगा? सभी, ये कानून जो बन गया है वो इस साल से शुरू होता है और जब तक इसमें और कोई सुधार न हो यही कानून बना रहेगा। माना हर साल 30 जून तक आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे केस में स्क्रूटिनी है या नहीं। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है टैक्स पेयर्स, बिल्कुल नॉट मच इन अच्छी बात है सस्पेंस और राहत की बात है। कई बार पुराने मामले में आ जाता है, नोटिस देरी से आता है तो आपको याद रहता है, नहीं रहता है, लेकिन जब तक नहीं आता, जैसा कि आपने कहा, एक टेंशन बनी रहती है कि कब आ जाए नोटिस। लेकिन अब आपको अगर नोटिस नहीं आती है 30 जून तक, तो मानिए आपकी स्क्रूटनी की नोटिस नहीं आने वाली है। लेकिन अगर नोटिस आ भी जाए फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो बताइएगा। मुकेश पटेल साहब हमारे साथ हैं और भी टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। आपको उस नोटिस का जवाब कैसे देना है, उससे कैसे निपटना है, सारी जानकारी आपको टैक्स गुरु में दी जाएगी। तो एक काफी अहम जानकारी। आने वाले शो में एक दो ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे मुकेश पटेल साहब से, लेकिन इस बीच कई सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं। एक राजस्थान के बांसवाड़ा से अशोक पांड्या जी हैं। अशोक जी, बताइए क्या उलझन है आपकी? मेरा सवाल ये है कि मैंने मेरे पिताजी से 25 लाख की लोन, हाउसिंग लोन सालाना 8% की ब्याज से ली थी। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में लिक्विडिटी कांस्टेंट होने की वजह से मैं ब्याज नहीं चुका पाया, मगर मेरे पिताजी जो सीनियर सिटीजन है वो अपने आईटी रिटर्न में ये ब्याज के आय दिखाने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस 2 लाख का डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत ईयर 2021 के मेरे रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ? वाह,
ये तो बहुत आपके ही पिताजी रोचक बड़े सवाल। कड़क हैं कि आपने जो लोन लिया उस पर जो है उस पर ब्याज चुका नहीं चुकाया, तो इस बात के तगादे भी आ गए, उन्होंने अपने रिटर्न में दिखाने की कोशिश भी की है। मुकेश पटेल साहब, दिलचस्प सवाल है, क्या जवाब होगा आपका? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है और ये घर घर का सवाल हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी से इसी अगर बैंक है तो वो छोड़ेगी नहीं, वो तो आपसे मांग ही लेगी। अब पिताजी है, पिताजी ने कहा कि भैया तुम्हारे को तकलीफ है, तुम मुझे ब्याज मत दो, बाद में देना। सो वो हमें ये छूट दे रहे हैं। पर पिताजी इज अगेन फेयर माइंडेड कि वो अपने केस में वो इनकम दिखा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि वो कभी तो मुझे मिलेगा। अब सवाल ये है कि अशोक जी इसको इसकी छूट ले सकते हैं या नहीं, डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो लक्ष्मण जी इसका जवाब ये है, सब दर्शकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जरूर मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में द लैंग्वेज इज इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट पेड ऐसा कहीं नहीं है। माना आपने साल में इंटरेस्ट किसी को पे नहीं किया है, पर पे करने की आपकी जिम्मेवारी है, वो सामने वाला भी कबूल करता है, तो इन दैट केस 1 साल क्या आपके पिताजी आपको 5 साल तक भी छूट दें तो आप अपने केस में जरूर क्लेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट इट इज पेएबल। तो ये पेएबल एंड पेड, ये शब्दों का जो आपने बताया ना, ये रिसर्च, ये हमारे दर्शकों को बहुत काम में आएगा लक्ष्मण जी। बिल्कुल, तो अशोक पांड्या जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको भी इसमें छूट मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के साथ ही मुकेश पटेल साहब, कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बच्चे को लोन दिया है, वो उनसे ब्याज मांगना शुरू कर देंगे। फिर अगर आपके पास सवाल आएगा तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं, रहिए। ऐसा है खैर, आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी, अगर जी। अगर अगर आपको छूट चाहिए तो ब्याज देने का जिम्मेवारी स्वीकार करना है। यू कैन गेट इंटरेस्ट फ्री लोन, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्वीकार बट देन करना। देयर इज नो डिडक्शन। जी चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया उत्तराखंड के रुद्रपुर से। ये है राकेश कुमार जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपके? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ऐसा है कि मेरे अंकल हैं जी तो उनके पास वो एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, 2 साल उनके रिटायरमेंट को बचते हैं। जी तो सर उनके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसके लिए उनको पूरी की पूरी जो उनको HRA मिलता है वो पूरी उनकी इनकम में ऐड हो जाता है सर। जी जी दूसरा उनका क्या है, उन्होंने पिछले साल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था सर। इसलिए किया था कि चलिए कुछ रेंटल इनकम आ जाएगी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन वो जी। हुआ क्या है कि वो तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी ना, तो वो खुल ही नहीं पाया और वो पूरा जो है बेकार हो गया इन्वेस्टमेंट उनका पूरा। जी तो अब ये है सर कि वो तो इन्वेस्टमेंट उनका जीरो ही हो गया एक तरह से। जी तो अब उसमें ये है कि क्या वो जो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी क्या डीम टू बी लेट आउट करके, क्या उसके ऊपर भी कुछ HRA डीम टू बी लेट आउट करके क्या उसके ऊपर कुछ टैक्स देना पड़ेगा क्या, रेंटल इनकम मानकर सर? दो चीजें हैं राकेश जी। अगर ये प्रॉपर्टी का उनको पोजेशन ही नहीं मिला है, कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने बुक की और उनको पोजेशन ही नहीं मिला है, जब तक इट इज नॉट रेडी टू यूज, तब तक तो इसकी कोई नोशनल या डीम्ड इनकम गिनी नहीं जा सकती है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको एक बार पोजेशन मिल गया है, आपने थोड़े अरसे के लिए रेंट पर दिया और फिर ये रेंट आपको नहीं मिल पा रहा है या कोई टेनेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप वेकेंसी अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती, माना आपकी 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको याद होना चाहिए था कि 2019 के फरवरी के बजट में पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था कि अब 2 रेसिडेंशियल हाउसेस की भी नोशनल जो वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू, वो नील रहेगी। तो रेसिडेंस होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमर्शियल के लिए मैंने आपको 2 स्टेप समझाए, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि राकेश कुमार जी, आपकी उलझन दूर हो गई होगी। इन दोनों स्टेप्स का पालन ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से टैक्स के नियमों का पालन भी कर पाएंगे और टैक्स बचा भी पाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चांदी के बर्तन बेचने से जो कैपिटल गेन्स हुआ है, क्या उस पर कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स की देनदारी ही बनती है क्या? इस सवाल का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
You only live once, so follow your wanderlust and chase every dream you have. Because when you can go anywhere and do anything, living just once is more than enough. The all-new Wrangler, a legend evolved. सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में खबरें हैं इसलिए स्पेक्सी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप्ट रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। बंगाल की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। भारत के राजनीति की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। बाजार में आज खरीदारी का जोश दिख रहा है, ऐसे में हम ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। जिस तरह का सेक्टर का सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो स्टॉप लॉस 3440 का रखना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3600। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। अब यहाँ पे 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिख रहा है, तो पोजीशंस फ्यूचर्स में भी बन रही हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, PPF को लेकर के हर बार कई तरह के सवाल आते हैं, खासतौर से सीनियर सिटीजन हो या फिर जो थोड़े सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनका कहना होता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है क्या कि PPF में पैसा डालें और उस पर ब्याज और टैक्स जो छूट मिलती है वो ताउम्र यानी पूरी जिंदगी हमको मिलती रहे? ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जैसे एक हमारे में कहावत है कि डायमंड्स आर फॉरएवर, मैं ये हमेशा कहता हूं कि PPF इज फॉरएवर। मैं मेरे ही फैमिली की बात बताऊं तो मेरे पिताजी 97 इयर्स की एज तक वो रहे और उनकी डेथ तक उनका PPF का अकाउंट चालू रहा बिना कोई दिक्कत। माना PPF में आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप उसको खोलते हैं तो सबसे पहला जो टाइम लिमिट या जो साइकिल है वो 15 साल का होता है, 15 इयर्स। उसके बाद वो 5-5 साल के साइकिल में आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिन्यूअल कर सकते हैं और उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। खाली आपको ख्याल ये रखना है कि जो PPF की नई स्कीम है 2019-20 में आई, उसके PPF के रूल्स के तहत नियम ये है, एक फॉर्म है उसका आप याद रखिएगा, फॉर्म नंबर 4। वो फॉर्म 4 का प्रावधान ये है कि आपका ये 15 साल या 5 साल का जो समय है वो परिपूर्ण होता है, उसके 1 साल के अंदर आपको ये बैंक को सबमिट कर देना है। मैं तो ये कहूंगा कि 31 मार्च को आपके 15 साल या 5 साल पूरे होते हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपको ये रिन्यूअल का फॉर्म दे देना चाहिए। अगर आप रिन्यूअल का फॉर्म देने में चूक करते हैं तो आजकल क्या होता है, बैंक में कंप्यूटराइजेशन हो गया है, वो कहते हैं भी आपका फॉर्म टाइम से नहीं आया, हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई 80-90 साल का हो गया, उसको लगता है कि अब मैं नया निवेश करना नहीं चाहता हूं पर मैं इसका टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट का फायदा लेना चाहता हूं, तो वो ये कर सकते हैं कि विदाउट एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑल्सो under the PPF new rules you are allowed to keep your account, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका ब्याज जो है वो कमा सकते हैं। माना आपको ETC की या निवेश करने की सुविधा नहीं चाहिए पर आप ब्याज कमाते रहिए until your death।
आपके नॉमिनीज को पैसे मिलेंगे टैक्स फ्री। इसमें मुकेश जी एक चीज पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि हर 5 साल बाद 15 इयर्स के बाद हर 5 साल बाद आपको रिन्यूअल कराना होगा, तो क्या ऑटो रिन्यूअल का कोई प्रावधान है क्या? पहला सवाल ये है। दूसरा, मान लिया जाए हमने 5 साल का अच्छा ऑटो रिन्यूअल का प्रावधान नहीं है। एक चीज और बताइए, मान लिया हमने 5 साल के लिए 5 साल के लिए रिन्यू करवा दिया और मान लिया हमें उस 5 साल के पूरा होने से पहले ही हमें पैसे निकालने की जरूरत पड़ गई, तो क्या हमें कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी निकालने में, या जो टैक्स छूट दिया तो टैक्स छूट हमको वापस करना होगा? पेनल्टी तो नहीं है, टैक्स छूट भी वापस करने का सवाल नहीं है। एक तो पहले तो जो एक नियम है कि जब वो आप रिन्यूअल करते हैं, वो ओपनिंग बैलेंस का 60% तक का जो अमाउंट है वो तो कोई भी तकलीफ के बिना एज अ मैटर ऑफ राइट आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये है कि यू हैव गॉट दैट 60% कंफर्ट, जिसके लिए आपको किसी की सम्मति लेने की, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब ये नए पीपीएफ के स्कीम में कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं कि जहां कोई मान लीजिए नॉन रेजिडेंट हो जाता है, एनआरआई हो जाता है, विदेश चला जाता है, किसी को अपने हेल्थ के ग्राउंड पर ये उठाना है, तो देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स कि जिसके तहत आप उसको एप्लीकेशन करके आप अपना अकाउंट जल्दी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसकी सुविधा आपको दी गई है जो आगे नहीं थी। तो आई थिंक दिस इज वन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द न्यू पीपीएफ रूल्स। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा कि डायमंड ही है सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको माना जाता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। फिर कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, चलते हैं मुकेश पटेल साहब अगले कॉलर के पास। ये हमारे पास है अहमदाबाद। अच्छा, आपके शहर से हैं प्रीति सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। प्रीति सिंह बताइए क्या सवाल है आपके? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीति जी। हमारी फैमिली में करीबन 30 केजी के चांदी के बर्तन हैं। अगर हम उसको बेचें तो सेक्शन 64 के तहत बॉन्ड में निवेश द्वारा क्या हमें कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ मिल सकती है? प्रीति सिंह जी, आपको मैं एक सामने गुगली डालता हूं। मैं कहता हूं आपको बॉन्ड में निवेश किए बिना अगर 1 रुपया भी कैपिटल गेन का न भरना पड़े टैक्स में, तो कैसा रहेगा? आप खुश हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, सब दर्शकों के लिए खुशी का समाचार ये है कि अगर आपके पर्सनल यूज के चांदी के बर्तन हैं, तो जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 है, जिसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सनल यूज अदर देन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स की कोई भी आइटम हो, जैसे मोटर कार है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें चांदी के बर्तन का भी समावेश हो जाता है, भले वो चांदी के हो। तो इसके कारण, और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों के क्लियर कट डिसीजंस हैं कि अगर आप अपने चांदी के बर्तन बेचते हो, लाखों रुपए के भी हो सकते हैं, और एक बार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई ये तो 100 बर्तन है, इतने सारे बर्तन पर्सनल यूज के कैसे हो सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें रेशनिंग नहीं होता है, और ये जरूरी नहीं है कि आप चांदी के बर्तन में हर रोज खाना खाओ। आपने पर्सनल यूज के लिए, ओकेजनल पर्पस के लिए भी रखा है, ये पर्सनल यूज के हो गए, और इसको बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा नहीं। इट विल बी कंप्लीटली एग्जम्प्ट। हालांकि इसमें आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मुकेश जी चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब तक मजबूरी ना हो ना ही बेचना चाहिए। हाँ, बेचने पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, इसको लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इतने अच्छे से आप जवाब देते हैं मुकेश जी कि लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स के साथ साथ क्यों ना जीएसटी से जुड़े सवाल भी पूछ लिया जाए। तो अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल लेने की। जीएसटी के मोर्चे पर हमारे पास मुंबई से कॉल आया है धर्मेंद्र पांडे जी का। धर्मेंद्र पांडे जी बताइए क्या उलझन है आपकी? हेलो, मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, मैंने मेरे कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया और 5 महीने पहले, और अभी तक कोरोना महामारी की वजह से कस्टमर ने जो गुड्स था वो सेल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट भी नहीं अभी तक मिला है, और जबकि मैंने जीएसटी भी पे कर दिया था। अभी मुझे गाइड करिए कि कैसे मैं
गुड जीएसटी क्लेम कर पाऊंगा? आपका बहुत मुश्किल भी है और फिर भी रोचक है। इसमें एक प्रैक्टिकल आपके लिए एक सॉल्यूशन है, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप अपने जिसको आपने ये माल बेचा है धर्मेंद्र जी, उनको ये बताइए, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि उन्होंने ये खरीदी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लिया होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत एक ये नियम है कि अगर कोई खरीदी करता है और वो बेचने वाले को 6 महीने माना 180 दिन में उसका पेमेंट नहीं करता है तो उसकी आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो जाती है। अब शायद उसके ध्यान में ना हो, उसको बताओ कि भैया तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारी क्रेडिट रिवर्स होगी। इतना ही नहीं, उसमें पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हारे पर आ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि उसको ये माल बिकता ही नहीं है, तो आप उसको बोलो कि ये माल तुम मुझे रिटर्न कर दो। अगर वो आपको ये माल धर्मेंद्र जी रिटर्न कर देता है तो उस केस में आपने जो जीएसटी भरा है वो जीएसटी का आप रिफंड माना क्रेडिट वापस ले सकते हैं आपके कारोबार में। तो आपके लिए ये 2 प्रैक्टिकल रास्ते हैं, उसके आधार से आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए। हालांकि मुझे लगता है मुकेश जी, जो धर्मेंद्र पांडे जी के साथ जो समस्या आई है ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ आई होगी जो लॉकडाउन में किसी को माल बेचे हैं और अब जाकर इस मोर्चे फंस गए। तो ऐसे सभी लोगों के लिए काफी प्रैक्टिकल सुझाव है मुकेश जी ने दिया है, उसका पालन करिए और मुझे लगता है कि आप इस उलझन से दूर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर माल बेचने से कमा रहे हैं कमीशन तो क्या देना होगा जीएसटी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सब्जी वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। अगला सवाल मुकेश पटेल साहब हमारे पास आया है आगरा से। राजेश अग्रवाल जी पूछना चाहते हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है आपके? मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी यार्ड में एपीएमसी का लाइसेंस हूँ लाइसेंसी हूँ तथा कमीशन पर किसानों की जिन्स का कारोबार करता हूँ। कुछ लोग मुझे उपरोक्त कमीशन पर जीएसटी लगने की बात कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये कमीशन जीएसटी से मुक्त है। मेरा ये कमीशन एक वित्तीय वर्ष में 4 से 5 लाख वर्ष तक होता है। कृपया मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें। कुछ स्पष्ट नहीं है, अलग अलग वित्तीय सलाहकारों की एक स्पष्ट राय नहीं है। कुछ व्यापारी उसके वित्तीय सलाहकारों ने बताया कि उपरोक्त कमीशन पर जीएसटी लगेगा और कुछ कहते हैं नहीं लगेगा। बिल्कुल राजेश जी, आपको ठीक है मुकेश पटेल जी क्या इनके जी मैं ये समझता हूँ कि आप जो आपकी इनकम है आड़त की, ये कमीशन की आपकी यही इनकम है, इसके सिवा और कोई आपकी इनकम नहीं है। तो अगर ये कमीशन की आपकी इनकम जो 20 लाख रुपए के दायरे में, क्योंकि जीएसटी का बेसिक एग्जम्पशन अगर आप टर्नओवर करते हैं तो उसके लिए गुड्स का 40 लाख का है और जो कमीशन की आय जो जिसको मिलती है उसमें 20 लाख की लिमिट के अंदर अगर आपको ये आय मिलती है तो इस पर आपको कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। यू आर विद इन द एग्जम्पशन लिमिट। तो मुझे लगता है राजेश अग्रवाल जी कहीं किसी भी तरह के कंफ्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं है और अलग अलग राय आपके पास भले ही लोग दे रहे हो, लेकिन हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनकी राय को मानिए और आपको कमीशन पर किसी भी तरह कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है अगर कमीशन आपके इस दायरे में आता है तो। मुकेश पटेल साहब सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में फिर हम हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ, लेकिन जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग ने खासतौर से आपको वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तय कर लिया है। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तय किया गया है, पिछले साल जहां ये 301 था वो अब जाकर के 317 हो गया, यानी 5.3% की बढ़ोतरी की गई है। तो जो कैपिटल गेन्स चुकाने वाले लोग हैं इनके लिए काफी ध्यान देने वाली बात है। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।